बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो आप लोगों को आगे सेकंड ईयर के अंदर भी काम आएंगी। और आप लोग जब आगे डीएनए वाला न्यूक्लिक एसिड वाला चैप्टर करेंगे तो ये वाली टर्म्स वहाँ पे इस्तेमाल होंगी। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत ही तवज्जो के साथ सुनना है और इसके एक एक पॉइंट को अपनी बुक के ऊपर या अपनी नोटबुक के ऊपर इसको नोट करना है। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि सेल थ्योरी जो है उसके 3 मेन पॉइंट्स होते हैं कि इट हैज़ 3 मेन एसेंशियल पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम के तमाम जानदार, आर कंपोज्ड ऑफ, मुश्तमिल होते हैं 1 और मोर सेल्स, एक या बहुत ज़्यादा सेल्स के ऊपर। क्लास इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आता है, जो चीज़ मूव कर रही है, जो चीज़ खाना खा रही है, जो चीज़ बोलती है, जो चीज़ सुनती है या जो चीज़ हरकत करती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें नज़र आती है वो एक या बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बनी हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक प्लांट है, तो प्लांट ये है, ये छोटे छोटे सेल्स से मिलके बना हुआ होता है। सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, इस तरह जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू वो बनते हैं और ये बेसिक तौर पर ये प्लांट सेल से ही मिलके बना हुआ है। हमारे पास ये एक इंसान है, तो ये इस इंसान के अंदर ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हार्ट होता है, इसकी आइज़ हैं, इसके हैंड हैं, तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो सेल से मिलके बनी हुई होती हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक अमीबा है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है और इसकी ज़िंदगी के तमाम प्रोसेस, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और जो भी इसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो एक ही सेल परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, ये सेल, इसमें एक ही सेल होता है, तमाम की तमाम सरगर्मियों को परफॉर्म कर रहा होता है। और ये प्लांट और ये ह्यूमन है, ये मल्टी सेलुलर है, इनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन बेसिक तौर पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही मिलके बना हुआ होता है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। इसको हमने बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देने वाली चीज़ भी सेल होती है और उसका फंक्शन परफॉर्म करने वाली चीज़ भी सेल होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ह्यूमन है, तो इस ह्यूमन को स्ट्रक्चर देने वाली चीज़ सेल है। इसका सबूत ये है कि अगर हम इस इंसान से एक एक करके सेल्स को बाहर निकालना शुरू कर दें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इस इंसान का स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एक करके इसके सेल्स को निकालें। हमने इसके आइज़ के सेल्स को निकाले तो सबसे पहले इसकी आइज़ ख़त्म हुई और आइज़ ख़त्म होने के साथ साथ आइज़ का फंक्शन भी ख़त्म हो गया। इसके हमने हार्ट के सेल्स को निकाला तो हार्ट का स्ट्रक्चर ख़त्म हुआ। स्ट्रक्चर ख़त्म होने के बाद इसका फंक्शन भी ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसको स्ट्रक्चर देने वाले भी सेल्स और इसका फंक्शन परफॉर्म करने वाले भी सेल्स ही होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि सेल्स कम ओनली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल कम ओनली, सेल सिर्फ आते हैं फ्रॉम द डिवीजन, तकसीम से, ऑफ प्री का मतलब होता है पहले, पिछले, एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं सेल्स, उन सेल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल पहले से मौजूद है, तो इस सेल में एक प्रोसेस होता है माइटोसिस का। तो माइटोसिस के ज़रिए ये सेल एक से आगे 2 सेल्स के अंदर तकसीम हो जाता है। तो माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है, मेनली जो है हम इसके कॉन्सेप्ट्स तो देखेंगे जब इसके टॉपिक, इसके चैप्टर के अंदर सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने इसके पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस की हैं कि माइटोसिस के दौरान जो है क्रोमोसोम उनकी तादाद सेम रहती है, मियोसिस के दौरान हाफ हो जाती है, और जो है इसकी मियोसिस जो है वो एग और स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए होती है और जो माइटोसिस है ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो ये वाली चीज़ें हमने डिस्कस की हुई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास ये 3 पॉइंट डिस्कस करने के बाद हमने देख लिया कि ये प्लांट, ये इंसान या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना हुआ था। लेकिन क्लास आप लोगों को एक बात पता है कि हमें सेल आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आते। हम एक इंसान को देखते हैं तो हमें नहीं नज़र आता कि इसके अंदर सेल हैं। सेल का स्ट्रक्चर तो ये होता है कि सेल के पास साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, हमें तो ये नज़र नहीं आते। तो ये इतने छोटे होते हैं, इनको हमारी इंसानी आँख देख ही नहीं सकती। इनका अब हमने अगले लेक्चर के अंदर, हमने इसी के सेकंड पार्ट के अंदर मूव करना है जब, तो हमने वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी का टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं। वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी का मतलब ये है कि हमने उन पॉइंट्स को बताना है, हमने ये दिखाना है, हमने ये सबूत देना है कि ये भी और ये भी, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बना हुआ आता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस बात का सबूत कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर सेल की वजह से है और उसका फंक्शन भी सेल की वजह से है। अब हम स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को।
तो स्टूडेंट्स, वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी में हम सबसे पहले हम ये सबूत देंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके पास सेल है। हमें इसने सबूत देना है। सबूत देने के लिए हम थ्रू सेवरल ऑब्जर्वेशन कुछ हम चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे और कुछ चीज़ों का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये साबित करेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। तो पहले हमने सबसे पहले यूज़ करनी है माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्कोप का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी छोटी चीज़ों को, जिसको हम आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते, देखने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। कहता है बाय यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट्स। लाइट माइक्रोस्कोप हम आगे भी देखेंगे, वो होती है जो चीज़ों को देखने के लिए लाइट का इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो होती है वो जो चीज़ों को देखने के लिए बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करती है, और ये अक्सर तौर पर इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए, एक्सरे करने के लिए इस्तेमाल होती है। कहता बाय यूजिंग लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट विजुअलाइज, साइंसदानों ने देखा सेल स्ट्रक्चर, के सेल का स्ट्रक्चर, कि सेल फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एनिमल सेल है तो वो इस तरह का होता है। ये साइंसदानों ने इसको देखा जो है माइक्रोस्कोप के ज़रिए, चूँकि हम आम इंसानी आँख से तो इसको देख ही नहीं सकते। साइंसदानों ने इसको ऑब्जर्व किया कि सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का होता है। इसके पास ये वाली ऑर्गेनेलीज होती हैं ऐसे, इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी लगी हुई होती है। तो साइंसदानों ने विजुअलाइज किया सेल के स्ट्रक्चर को, फाइंड टेंजिबल एविडेंस। बच्चों, ये एक ठोस सबूत है कि इंसान के पास या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास सेल है। कोई शख्स आपको आके कहता है कि कोई शख्स आपसे ये पूछे कि सबूत दो कि पौधे के पास सेल है, पौधा सेल से मिलके बना हुआ है, पौधे का स्ट्रक्चर सेल की वजह से, पौधे के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं वो सेल की वजह से हो रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों से किसी ने सवाल किया कि बताओ कि ये पौधा जो है ये सेल से मिलके बना है, हम कैसे माने? तो आप लोग सिंपल क्या करोगे, ये लीफ होता है, पत्ते से एक छोटी सी जल्ली नुमा इस तरह का एक लेंगे, इसके अंदर जब हम लीफ को लेके उसको हम टर्न करते हैं तो यहाँ से एक छोटी सी झल्ली निकलती है। उस झल्ली को लेके हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे। जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के हम उस माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करेंगे तो उस झल्ली से, छोटे से पार्ट से, लीफ के छोटे से टुकड़े से इस तरह का सेल नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि ये छोटा सा टुकड़ा इस तरह के बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है, और ये सेल्स मिलके जो है वो इस तरह का लीफ बना रहे हैं। ये इस बात का एक टेंजिबल एविडेंस है, बहुत ठोस सबूत है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह पौधा है, अगर हमने लीफ के पार्ट को लेके माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो हमें इस तरह का सेल नज़र आया। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन का कोई पार्ट लेके उसको भी माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आएंगे तो हमें वहाँ भी सेल नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बना हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब कि इस लीफ का स्ट्रक्चर किसकी वजह से है? सेल की वजह से, क्योंकि ये सेल से मिलके बना हुआ है। अब कोई ह्यूमन है, उसका कोई पार्ट लेके माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें तो इस तरह का सेल नज़र आएगा। तो इस बात का सबूत, ये इस बात का सबूत है कि वो पार्ट जो है हमने ह्यूमन का लिया वो इस तरह के बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। तो बच्चों, दूसरा हमारे पास है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। कहता है लाइव सेल इमेजिंग एंड जेनेटिक तकनीक्स। क्लास, लाइव का मतलब होता है कि काम हो रहा है, अब आप साथ साथ उसकी तस्वीरें बना रहे हैं, काम चल रहा है उसकी तस्वीरें बना रहे हैं। एंड जेनेटिक तकनीक्स, अब हम जेनेटिक तकनीक्स को आगे देते हैं। क्लास, आप लोग करते क्या हैं, सबसे पहले सैंपल लेते हैं, वो सेल और टिश्यू भी हो सकता है। क्लास, आमतौर पर जो भी सैंपल लिया जाता है, फॉर एग्जांपल एक सेल है, आपने उसको किसी इंसान से, किसी पौधे से जब अलग करते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है थोड़ी देर बाद। उसके अंदर उसको एनर्जी नहीं मिलती, उसको ग्लूकोज नहीं मिलती, उसको एनर्जी नहीं मिलती, उसके अंदर जो भी मैकेनिज्म होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शंस रुक जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसमें एक स्पेशल तकनीक है जिसमें सेल को ज़िंदा रखना भी ज़रूरी होता है। कहता है यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन एंड लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कहता है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी सैंपल ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो डेड होते हैं, लेकिन ये जो तकनीक है ना, लाइव सेल इमेजिंग तकनीक, इसमें सेल को ज़िंदा रखना है। इस काम के लिए हम इसको ज़िंदा रखने के लिए क्या करेंगे? कहता है साइंटिस्ट कैन ट्रैक हाउ सेल्स रेप्लिकेट गिव राइज न्यू सेल्स। कहता है इस तकनीक के ज़रिए साइंसदानों ने देखा कि एक सेल से आगे 2 सेल कैसे बनते हैं, फिर 2 सेल से आगे 4 सेल्स कैसे बनते हैं। तो ये साइंसदानों ने इस बात का एक्सपेरिमेंट इस तकनीक के ज़रिए कैसे किया, इसको हम देखते हैं। तो बच्चा कहता है कि दीज तकनीक्स वैलिडेट द प्रिंसिपल दैट ऑल सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
बच्चों एक मैकेनिज़्म होता है हमारे पास माइटोसिस का, एक हमारे पास मदर सेल है। मदर सेल कहते हैं जिससे आगे डॉटर सेल्स बनते हैं, जिससे न्यू सेल्स बनते हैं। पुराने सेल को, प्री एग्जिस्टिंग सेल को मदर सेल कहते हैं। इसमें एक 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम का पार्ट मेल की तरफ से आता है, एक फीमेल की तरफ से आता है। ये हमारे पास एक सेल है। इस सेल से अब जब 2 बनने होते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। क्योंकि अगर इस एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस हैं, 2 क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, जब न्यू हमारे पास सेल बनेगा तो उसके पास भी एक मेल की तरफ से और एक फीमेल की तरफ से आने वाला क्रोमोसोम होगा। तो इसकी कॉपी होगी, पहले फीमेल वाले की कॉपी हुई तो ये डबल हो गया, मेल वाले की कॉपी हुई तो ये डबल हो गया। अब हमारे पास एक सेल के अंदर अगर 2 क्रोमोसोम थे तो 2 सेल्स के अंदर 2 4 क्रोमोसोम्स होंगे। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। अब न्यूक्लियस से इस तरह सेल का जो है वो अंदर से सेल अंदर की तरफ पिंच करेगा और यहाँ से कट के यहाँ से कटेगा और ये हमारे पास एक सेल से 2 सेल बन गए। इसके पास अगर 2 क्रोमोसोम थे तो जो न्यू सेल बने हैं उनके पास 4 क्रोमोसोम। तो बेसिकली क्लास ये हमारा टॉपिक नहीं है कि हमने कैसे देखना है कि क्रोमोसोम जो है वो आगे किस तरह डिवाइड हो रहे हैं। इसको हमने सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि जब सेल को उसने इस तरह डिवाइड होते देखा लाइव इमेजिंग तकनीक के ज़रिए, एक उसने इस तरह का माहौल प्रिपेयर किया जिसमें सेल की डेथ नहीं होने दी, उसने उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, उसने उसको इस तरह का माहौल प्रोवाइड किया जो उसको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुयस्सर होता है। फिर उसने देखा कि एक सेल से 2 सेल कैसे बन रहे हैं। इसका मतलब ये कि न्यू बनने वाले सेल्स पिछले सेल से ही बने हैं। ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये इस बात का सबूत उसने पेश कर दिया, तस्वीरें दिखा के, वीडियो दिखा के कि नए सेल्स जो बन रहे हैं वो पुराने से बन रहे हैं, ना कि वो किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास जो अगली तकनीक है डीएनए सीक्वेंसिंग। कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड डीएनए सीक्वेंसिंग। क्लास इस बात को आप लोगों ने बहुत ही तवज्जो के साथ समझना है इस कंसेप्ट को। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक सेल है तो इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन का सेल है तो ह्यूमन के सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम इस तरह पेयर्स की शक्ल में होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जब एक बच्चा बनता है ना तो उस बच्चे के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मेल की तरफ से, फादर की तरफ से आते हैं, और 23 क्रोमोसोम फादर की तरफ से आते हैं, 23 क्रोमोसोम मदर की तरफ से आते हैं। तो टोटल मिलकर 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये इस क्रोमोसोम को अगर आप मज़ीद देखें, इसकी डेप्थ में जाएं तो ये इस तरह जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं उनसे न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बना था। न्यूक्लियोटाइड असल में वो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए के। ये क्रोमोसोम है, ये मिल के बना हुआ है डीएनए से। इस तरह का हमारे पास डीएनए होता है। अब जो आगे डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। डीएनए को बनाने वाले यूनिट्स को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर नाइट्रोजीनियस बेसिस के न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को हम ग्वानोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, इस सीक्वेंस को जो पढ़ना है, इस तकनीक को हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। तो बच्चों हमारे पास जो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब होती है ना, ये एक ख़ास तरतीब होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब जिस तरह हमने पिछले डिस्कस की तो उस तरह एक तरतीब थी। हमारे पास एक तरतीब है इनके जुड़ने की, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। तो क्लास अगर तो ये एक ख़ास टुकड़ा डीएनए का एक किसी प्रोटीन को बना रहा है, इस डीएनए के टुकड़े से अगर डीएनए से हमें आरएनए बनता है, आरएनए से आगे हमारे पास प्रोटीन बन रही है, तो इसको हम कहेंगे जीन। कहता है जीन क्या होता है? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स का एक ख़ास सीक्वेंस दैट फॉर्म प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाने के काम आता है। क्लास असल में हमारे पास इंसान के जो अंदर प्रोटीन का बनना या इंसान के स्ट्रक्चर का बनना या इंसान के फंक्शंस का परफॉर्म होना, ये टोटली डिपेंड करता है इंसान के सेल के क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स लगे होते हैं, इन जीन्स पे डिपेंड करता है। देखें कुछ इस तरह होता है कि डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, हमने पीछे भी इसको डिफ़ाइन किया है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट फॉर्म प्रोटीन। अब डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट है, एक ख़ास तरतीब है, उसको हम कहेंगे जीन। जीन से बच्चों एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का। तो जीन से हमारे पास बना डीएनए से आरएनए, आरएनए बन गया। अब आरएनए के
के बाद एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन हम इनको डिस्कस करेंगे आगे सेकंड ईयर के अंदर। सेकंड ईयर के अंदर जेनेटिक्स जब आएगी उसमें हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, उससे बनती है प्रोटीन। तो बच्चों प्रोटीन इंसान के जिस्म का अगर टोटली वेट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तादाद में ये प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन मिलके बनाती है एंजाइम्स। एक आप लोगों ने लाइन याद रखनी है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सारे के सारे एंजाइम जो प्रोटीन होते हैं, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनी, प्रोटीन से एंजाइम्स बने। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम हमारे जिस्म के अंदर रिएक्शंस करवाते हैं, ये रिएक्शंस को परफॉर्म करवाएंगे। अब रिएक्शन क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं और रिएक्टेंट के मिलने से एक प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट्स के मिलने से बनेगा प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट से आगे हमारे इंसान के जिस्म के स्ट्रक्चर भी बनेंगे और फंक्शन भी बनेंगे। तो बच्चों इस बात को आप लोग एक दफ़ा दोबारा गौर से सुने। इंसान जो है ये सेल से मिलके बना हुआ है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम मिलके बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, डीएनए और प्रोटीन से। जो हमारे पास डीएनए है ये आगे मिलके बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नाइट्रोजिनस बेस होती है, फास्फेट होता है और पेंटोज शुगर होती है। अब जो है इस न्यूक्लियोटाइड्स की एक ख़ास तरतीब होती है। नाइट्रोजिनस बेसेस जो हैं इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की, उनकी ख़ास तरतीब होती है। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो प्रोटीन बनाने के आगे काम आते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा लेंथी और एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बनती है। तो सबसे पहले जो एक पीस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, इसका इतना पार्ट अगर देखें तो ये एक जीन इंसुलिन बनाने के काम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक जीन है। तो इस डीएनए के छोटे से टुकड़े से, इस डीएनए के छोटे से टुकड़े से हमारे पास, हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके एक प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए आरएनए बना लेते हैं। आरएनए से एक प्रोसेस चलता है ट्रांसलेशन का, प्रोटीन बनती है। प्रोटीन जो बनी उसने आगे एंजाइम्स बनाए, एंजाइम्स ने आगे रिएक्शन करवाए। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट्स के मिलने से प्रोडक्ट बने। उस प्रोडक्ट ने हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर भी बनाए और फंक्शन भी बनाए, फंक्शन भी परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास देखें इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन है। तो इंसुलिन कैसे बनती है? सबसे पहले हमारे सेल के अंदर कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होते हैं, वो जाके हमारे जीन को ऑन करते हैं। जीन से, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती, इंसुलिन बनती। इंसुलिन जो हमारे ब्लड के अंदर जाके हमारे ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। तो इन बातों की डेप्थ में नहीं जाना, ये बस आप लोगों को इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए कि किस तरह हमारा जो है एक सेल और उसके अंदर हमारे पास काम किस तरह हो रहा है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जब इस डीएनए सीक्वेंसिंग की तकनीक के ज़रिए सेल के अंदर जाके जब इस तरतीब को चेक किया गया तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल शो दैट, इन तमाम स्पीशीज़ की जब स्टडी की गई तो पता चला कि सम जीन इन ऑल स्पीशीज़ आर सिमिलर। अगर जीन सिमिलर हैं इसका मतलब ये है कि उस डीएनए, उस जीन, छोटे से टुकड़े, डीएनए के टुकड़े से बनने वाला आरएनए भी सेम होगा। अगर आरएनए सेम है तो उससे प्रोटीन भी सेम बनेगी। अगर प्रोटीन सेम बन रही है इसका मतलब ये है कि उस जीन से होने वाले रिएक्शंस भी सेम होंगे। कहता सिमिलर जीन्स सिमिलर प्रोटीन बनाएंगे, सिमिलर प्रोटीन सिमिलर एंजाइम बनाएगी, सिमिलर एंजाइम सिमिलर रिएक्शन करवाएंगे। इस बात ने क्या सबूत दिया कि इन तमाम के तमाम स्पीशीज़ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेम चल रही हैं। कुछ जीन सेम है तो उसका मतलब कुछ रिएक्शंस भी सेम ही चल रहे हैं। तो इस तकनीक ने कहता कि तकनीक्स लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग रिवील दैट सेल्स शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। इस तकनीक ने ये इस बात का सबूत दिया कि इन तमाम स्पीशीज़ के अंदर कुछ हद तक कुछ जीन्स जो हैं वो सिमिलर हैं, जेनेटिक मटेरियल सेम है एंड मेटाबॉलिक पाथवे और उस जीन्स के सेम होने की वजह से एंजाइम सेम बने, एंजाइम सेम होने की वजह से उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी सेम है। रीइंफोर्सिंग द नोशन दैट सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कहता कि इस चीज़ ने इस बात का सबूत दिया कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इस जो इंसान के जिस्म के अंदर रिएक्शन को करवाने वाला सेल, उसके फंक्शन को परफॉर्म करने वाला भी सेल है। तो लिखा हुआ है कि सिमिलर जीन्स इन डिफरेंट सेल्स परफॉर्म सेम मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कहता कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ के सेल्स के अंदर जीन्स का सेम होना ये मेटाबॉलिक पाथवे को सेम कर देता है, रिएक्शन को सेम कर देता है। सेल ऑफ ऑल स्पीशीज़ ग्लाइकोलाइसिस। फॉर एग्जांपल कोई भी दुनिया का सेल है उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। लाइसिस का मतलब टूटना, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ेगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेगा। कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल स्पीशीज़ आर सिमिलर लाइक नोज, आइज, ब्रेन। बच्चों ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंसेप्चुअल भी है कि
तमाम के तमाम हमारे पास जो भी स्पीशीज़ नज़र आ रही हैं उसके अंदर कान भी हैं, उसके पास हार्ट भी है, उसके पास आँखें भी हैं। ऐसा क्यों है बच्चों? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम जो है वो अगले लेक्चर के अंदर एक आपकी स्टडी से हट के, आप लोगों की बुक से हट के एक लेक्चर बनाएंगे, तो उसमें आप लोग सीखेंगे कि इंसान या कोई भी स्पीशीज़ है उसके पास हार्ट के सेल्स और तरह के हैं। हार्ट जब एक एग और स्पर्म मिल के हमारे पास ज़ाइगोट बना, तो उस ज़ाइगोट ने जब आगे डिवाइड किया तो कोई सेल हार्ट सेल बन गया, कोई सेल ब्रेन सेल बन गया, कोई जो सेल है हमारे पास वो आई सेल बन गया। हर सेल के अंदर डीएनए तो 100% सेम होता है। इंसान के बाल के अंदर वाला डीएनए, इंसान के आइज़ के सेल के पास डीएनए, इंसान के हार्ट के सेल के पास डीएनए, या इंसान के जिस्म से कोई भी सेल निकालें उसके पास डीएनए तो सेम है। इसका मतलब ये है कि डीएनए के पास जीन्स भी सेम है। इसका मतलब ये है कि उस जीन के पास प्रोटीन बनाने की सलाहियत भी सेम है। लेकिन हर सेल के पास कौन से जीन ने ऑन होना है या किस जीन ने ऑफ रहना है, किस जीन ने उसको आई की शेप देनी है, किस जीन ने उसको जो हार्ट सेल की शेप देनी है, किस जीन ने उसको स्टमक सेल की शेप देनी है, ये किस बात पे डिपेंड करता है और ये कैसे होता है, इसको हम एक लेक्चर बनाएंगे आप लोगों की स्टडी से हट के, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों की बुक के मुताबिक इसको जो है एक चीज़ लिखी है कि हर स्पीशीज जैसा कि शेर, बिल्ली, इंसान या कोई भी हो तो उसके बुनियादी अज़्ज़ा हाथ, पाँव, कान सेम होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके जीन्स जिन्होंने बनाई हैं सब के अंदर मुश्तरक हैं और ये एक ही इंसेस्टर की औलाद हैं। तो इंसान के ऑर्गन्स का बनना या किसी भी स्पीशीज़ के ऑर्गन का बनना ये डिपेंड करता है कि उसके पास कौन से जीन्स ऑन हैं, कौन से जीन्स ऑफ हैं, कौन से जीन्स सेम हैं। तो सबके पास ये ऑर्गन है, इसका मतलब सबके जीन्स मिलते जुलते ही हैं और ये इस बात का सबूत है कि ये जो है वो एक ही इंसेस्टर की औलाद है। बच्चों, आप लोगों ने देखा हुआ कि एक जो मतलब एक ही जो बच्चे आपस में बहन भाई होते हैं वो आपस में मिलते हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये इस बात का सबूत देता है कि ये एक ही फादर की, एक ही मदर की औलाद हैं। तो इस तरह ये सेल्स का मिलना ये इस बात को शो करता है कि ये जहाँ से निकले हैं वो इनका इंसेस्टर एक ही है। आगे ये डिवाइड हुए हैं किसी से और आगे आगे डिवाइड होते गए। इसका मतलब ये कि इस बात का ये सबूत है कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये एक सेल से बहुत सारे सेल्स निकले हैं, फिर उस सेल से आगे बहुत सारे सेल्स निकले हैं और इनका इंसेस्टर जो है लास्ट पे जाके वो सेम ही है। तो एक छोटी सी बात बच्चों, अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट ए के मिलने से बी बन रहा है तो इसको हम कहेंगे, ए और बी के मिलने से अगर सी बन रहा है तो इसको हम कहेंगे रिएक्शन। अगर ए से बना बी, ये और तरह का प्रोडक्ट है, बी से आगे और प्रोडक्ट बना, सी से आगे डी बना, डी से आगे लास्ट पे जाके ई बना। तो इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर अगर कोई प्रोसेस हो रहा हो तो उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। ऊपर आप लोगों के जो है हमने जो डिस्कस किया था उसमें एक टर्म यूज़ हुई थी मेटाबॉलिक पाथवे। पाथवे कहते हैं अगर कोई चीज़ एक से दो, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी और लास्ट पे जो प्रोडक्ट बने, ये डायरेक्ट ए से ई तो नहीं बना, ए से पहले ए बी बना, फिर सी बना, फिर डी बना और लास्ट पे ई बना। अगर स्टेप्स में कोई काम हो रहा तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। अगर डायरेक्टली दो चीज़ों के मिलने से तीसरी चीज़ बन रही है तो उसको हम कहेंगे रिएक्शन। तो बच्चों, अब हमारे पास तीसरी जो टर्म है थ्रो एक्सपेरिमेंट्स। कहता है एक्सपेरिमेंट सच एज सेल कल्चर स्टडीज, टिश्यू इंजीनियरिंग, वैलिडेट सेल थ्योरी बाय डिमोन्स्ट्रेटिंग सेलुलर ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन। कहता है ये जो तकनीक्स हैं ये शो करती हैं कि सेल जो है वो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट इन दैट फॉर्म। लाइक सेल एक ऐसी चीज़ है जिसके पास लाइफ है और जो है सेल के पास ये पूरी की पूरी एबिलिटी है कि वो एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ये कैसे, इस बात को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, हमने एक बात डिस्कस की थी कि सेल एक इस दुनिया के अंदर पाई जाने वाली ऐसी छोटी से छोटी चीज़ है जिसके पास लाइफ है। सेल के पास 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका मतलब सेल के पास लाइफ है। तो सेल से छोटी चीज़ें हैं लेकिन उनके पास लाइफ नहीं है। फॉर एग्जांपल एटम है, मॉलिक्यूल है, वो सेल से छोटी ज़रूर है लेकिन उनके पास ये एबिलिटी नहीं है, ना उनके पास वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हमने दूसरे लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, ना उनके पास लाइफ है। कहते हैं कि सेल कल्चर, कहता है द प्रोसेस बाय विच सेल्स आर ग्रोन अंडर कंट्रोल कंडीशन कम्प्लीटली आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल बॉडी। साइंसदान क्या करते हैं कि एक सेल को लेते हैं, उसको एक माहौल प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं कल्चर मीडियम। उस मीडियम के अंदर सेल को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो सेल के ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती हैं। फिर इस जो है हमारे पास उन्होंने देखा साइंसदानों के एक सेल को अगर इसके अंदर डाला जाए तो सेल ने जो है वो आगे एक सेल से 2 से 4 सेल ने आगे रिप्रोडक्शन शुरू कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल के पास, अकेले एक सेल के पास ही एबिलिटी है कि वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है और एक मुकम्मल जानदार बना सकता है। तो बच्चों, इस सेल को जब उस साइंसदानों ने इस मीडियम के अंदर रखा तो उन्होंने देखा कि सेल ने ग्रो किया माइटोसिस के ज़रिए। डिफरेंशिएशन कहते हैं कि एक अनस्पेशलाइज्ड सेल का एक स्पेशलाइज्ड सेल में बन जाना। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है तो इस सेल का एक मुकम्मल पौधे के अंदर जो है
वो आगे पौधा बना देना। ये एक अनस्पेशलाइज सेल था, लेकिन इसके पास पूरी एबिलिटी थी कि इसको जब माहौल मिला तो उसने यह स्पेशलाइज सेल बना के उनकी एक शेप बना दी हमारे पास ट्री की। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास लिखी हुई है चीज़ कि ये एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ह्यूमन के पास एक जाइगोट सेल होता है, तो जाइगोट सेल आगे किस तरह स्पेशलाइज्ड होता है ब्रेन सेल में, मसल सेल के अंदर, ब्लड सेल के अंदर। तो इस लास्ट वाले पॉइंट का मकसद सिर्फ यही है कि एक सेल जो है उसके पास लाइफ रखने की एबिलिटी ये है कि उसको अगर हम किसी कल्चर मीडियम के अंदर रख दें, किसी बाहर वाले मीडियम के अंदर रख दें और उसको वो तमाम सहूलियात, उसको तमाम जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दें, तो वो ग्रो भी करेगा, वो स्पेशलाइज भी होगा और जो है वो आगे ये शो करेगा कि उसके पास लाइफ है। तो बच्चों आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ें आप लोगों ने अपने बुक के ऊपर लिखनी है, इनको समझने की कोशिश करनी है। अगर समझ ना आए तो दोबारा लेक्चर को सुनना है। बच्चों ये चीज़ें आप लोगों की आज वाली जो है बुक से थोड़ा सा हट के हैं, लेकिन ये आप लोगों के आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगी अगर आप इन चीज़ों को सीख लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज के जो है हमारे पास वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी के पॉइंट्स हैं, इनकी समझ आ गई होगी कि किस तरह इंसान जो है वो सेल से मिलके बना हुआ है। माइक्रोस्कोप ने शो कर दिया किस तरह हमारे पास जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल जो हैं उनसे ही आगे न्यू सेल्स बनते हैं। ये लाइव सेल इमेजिंग तकनीक ने शो कर दिया किस तरह एक सेल के पास पूरी की पूरी लाइफ की एबिलिटी है। अगर हम सेल को लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाल के कल्चर मीडियम के अंदर रख दें तो दोबारा ग्रो करेगा, एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आप लोगों ने इसको तवज्जो से याद करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।